तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार जर्क ओवरलॉर्ड के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे क्यूमी हॉल में आ चुका होता है, जहां पर वो इंटरमीडिएट टीचिंग बिल्डिंग में अपने जाकर ट्रेनिंग को देने वाला था। वो देखने वाला था कि क्या उसकी पावर इतनी हो गई है कि वो फाइटर बन सकता है या फिर नहीं। जिसके साथ क्यूमी वही पंचिंग मशीन के पास जाता है जहां पर अपने लूफेंग ने पंच मारा होता है। वो उसके सामने खड़ा होता है और अपने ओरिजिनल बॉडी की जैसे वो पंच मारता था उसी तरीके से वो पंच मारने की कोशिश करता है। एक लंबी सांस लेता है, अपने स्ट्रेन को अपने वेस्ट और हिप के अंदर ट्रांसफर करता है, अपने बॉडी को मोबिलाइज करके सामने की तरफ पंच मारता है। और जैसे ही वो पंच मारता है ना, तो उसकी पावर सिर्फ 740 किलोग्राम तक ही आती है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता कि क्या सिर्फ 740 किलोग्राम, ये सही नहीं लग रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये तो पहले के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे उसकी जो पहले की एग्जर्टिंग पावर्स थी ना, वो 758 थी शायद, जो कि अभी 740 ही रह गई होती है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया होता कि आखिर कैसे। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि वो सिर्फ एक ही पंच मारा होता है, उसकी पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ वो फिर से अपने टारगेट पे पंच मारता है। तो इस बार 738 किलोग्राम जाती है, 2 किलोग्राम और घट जाती है, जिसके साथ वो और पंचेस मारता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसे समझ में आ जाता है कि वो जिस तरह से एग्जर्ट कर रहा फोर्स को, वो बिल्कुल ही गलत थी। वो प्रीवियस लाइफ में एक ऑर्डिनरी सा इंसान था जो कि ऐसे फाइट नहीं कर सकता था, वो बिना किसी ट्रेनिंग किया था, इसलिए वो अपने इस बॉडी के फुल पोटेंशियल को अनलीज नहीं कर पा रहा होता है, जो कि उसके करंट सिचुएशंस को बता रहा होता है और साथ में उसकी इंजरीज उसके इस रिजल्ट को और भी खराब कर दे रही होती, जिसके साथ वो अपने आप को फिर से आराम देता है, फिर से टेक्निक को आजमाता है और वहां मारता है 752 किलोग्राम, फिर मारता है 767 किलोग्राम। ऐसे ऐसे धीरे धीरे एडजस्टमेंट करते करते उसकी ये नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर वो टेक्निक्स को लगाकर अटैक कर रहा होता है, जिसके साथ बताया जाता है कि अभी के फिलहाल क्यूमी ओरिजिनल बॉडी के मेमोरीज को यूज कर रहा था। ऐसा ही करते करते उसकी पंचिंग पावर्स भी बढ़ जाती है, जो कि लास्ट तक में 786 किलोग्राम तक होती है। इसकी स्पीड वो भी बढ़कर 25.26 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब ये परफॉर्मेंस जो हुई थी वो 30 किलोग्राम स्ट्रॉन्गर हो गई थी अपने ओरिजिनल बॉडी की बेस्ट, और उसकी मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो चुकी थी। और अभी देखा जाए तो लूफिंग की मतलब अपने क्यूमी की सिर्फ बची थी तो अपनी वही पर्सपेक्टिव एबिलिटी की, स्पीड की, एडेप्टेबिलिटी जो क्या है वो हम लोग आगे जानने वाले हैं। अब क्यूमी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था कि उसने 30 किलोग्राम ज्यादा फोर्स एग्जर्ट कर दिया थैंक्स टू जर्क स्वाम, जो कि उसे पावर प्रोवाइड की थी, जिसके साथ उसे ये महसूस होता कि जो लार्वा घर पे मौजूद है ना, वो अभी भी खाना खाते जा रही है। इसके साथ क्यूमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि एक बार जर्क लार्वा अपने आप को वर्कर बग में ट्रांसफॉर्म कर ले तो इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और 900 किलोग्राम तक पहुंचना ये इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर उसे पता था कि अभी भी उसे बहुत ही लंबा टाइम गुजारना है। वो एक ऑर्डिनरी मैन था अपने प्रीवियस लाइफ में, इसलिए उसे अपने इस बॉडी को अडेप्ट करने के लिए अपने आप को इस बॉडी के साथ और भी ट्रेनिंग करवाना होगा। लेकिन इंटरनल इंजरीज, अंदरूनी जो इंजरी उसको हो चुकी थी ना, वो उसे काफी ज्यादा रोक रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। उसके माइंड को पता होता कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन उसकी बॉडी वो कर नहीं पाती। मान लो कि आप 6 फीट वाले बंदे एकदम से 5 फीट वाले के अंदर आ जाओगे, तो आप जिस हिसाब से दौड़ते थे तो उस हिसाब से आप नहीं दौड़ पाओगे। जिस तरीके से फाइट करते थे आप उस तरह से उस बॉडी को कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, प्रैक्टिस, रिपीटेड प्रैक्टिस, जब तक कि आप अब खुद से उसको एक्शन लेना ना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि 640 से फिट बॉडी से आप 10 फीट तक छलांग मार सकते हैं और ऐसे ही खतरे में आए तो आप अपने 5 फीट बॉडी से उसे 10 फीट को छलांग मारने जाओगे तो बीच में ही गिरकर मारे जाओगे ना।
जिसके साथ क्यूमी कहता कि मुझे अपने आप के टेक्निक्स और फुटवर्क को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फैमिलियराइज करना होगा। जिसके साथ अभी के फिलहाल तो वो एलिमिनेट नहीं होना चाहता क्योंकि उसकी फिजिक्स रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसके साथ वो अपने स्ट्रेंथ और अपने नेचुरल रिएक्शन स्पीड्स को भी देखना शुरू करता है। यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड तो बढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी जो न्यूरल रिएक्शन स्पीड थी ना, जो डॉजिंग एबिलिटी, वो काफ़ी ज़्यादा बकवास थी। क्योंकि जैसे मैंने कहा दूसरे के बॉडी पे कंट्रोल कर पाना इतना भी आसान नहीं होता। जिसके साथ वो अपने वेपन्स हॉल के प्रैक्टिस रूम में जाता है। वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे कई सारे वेपन्स होते हैं जैसे स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, सैबल्स, हैलब्लेड्स, एक्सेस, हैमर्स और 18 तरीके के कुल वेपन्स मौजूद होते हैं। ओरिजिनल बॉडी ने स्पीयर को प्रैक्टिस किया होता है और अपने मेमोरीज को फॉलो करते हुए क्यूमी वहाँ पर एक स्पीयर को उठाता है जो कि एक वैनकेसर सीरीज 2 लॉन्ग स्पीयर से बना हुआ होता है, जो कि हार्ड था लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल था। क्यूमी काफी ज्यादा लंबा था क्योंकि उसकी हाइट 182 सेंटीमीटर बताई जाती है और स्पीयर उससे भी ज्यादा लंबा था। ऑफ कोर्स स्पीयर को लंबाई होना चाहिए। यहाँ पे स्पीयर को किंग ऑफ वेपन्स माना जाता है क्योंकि वो एक लॉन्ग वेपन है और ये आपको मॉन्स्टर के अगेंस्ट काफी ज्यादा एडवांटेज में रखती है। यहाँ तक कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जो कि होंग है वो भी स्पीयर का ही यूज किया करता है। जिसके साथ अपना क्यूमी उसी वैंक्विश स्पीयर को पकड़ता है, उसको स्वैंग करता है और उससे अटैक करने लगता है। इस चीज से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि क्यूमी अपने मेमोरीज को यूज कर रहा था और मेमोरीज उसकी ट्रिगर होती है तो उसे समझ में आने लगता है कि कैसे किया जाता है। उसे मेमोरी से पता चलता है कि अपने स्पीयर की कई सारे टेक्निक्स होते हैं। बेसिक्स में थ्रस्टिंग, स्टैबिंग, स्लैपिंग, बीटिंग, रैपिंग, सर्कलिंग, ब्लॉकिंग, ग्रैबिंग, पाउंचिंग, पॉइंटिंग, पैरिंग, थ्रसिंग और ऐसे कई सारी चीजें आती हैं। जिसके साथ ब्लॉकिंग, ग्रैपिंग, थ्रस्टिंग ये फंडामेंटल मूवमेंट्स होते हैं। जैसे शॉर्ट की ही देख लो, उसमें स्लैशिंग, स्टैबिंग ये सभी फंडामेंटल मूवमेंट्स, ब्लॉकिंग ये सभी आते हैं। क्योंकि उन सब तीनों प्रैक्टिस टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना शुरू करता है, वो अपने इन सबको प्रैक्टिस करने लगता है। यहाँ पे और भी चीज़ें बताई जाती है लेकिन प्रैक्टिस को बाहर में जाने दो। जिसके साथ वहाँ पे क्यूमी थोड़ी देर और प्रैक्टिस करता है। क्यूमी को अभी भी एहसास हो रहा था कि ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नया है। वो अपने माइंड को यूज करके उसके मूवमेंट्स को समझना शुरू करता है। यहाँ पर ऐसे ही उसके टाइम बीतने लगते हैं। वो वहाँ पे लड़ रहा था, ट्रेनिंग कर रहा होता है, साथ में वहाँ पे ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि उससे आकर बात करने लगते हैं। टाइम पास होने लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर उससे बात करते, हाई हेलो करते, निकल पड़ते। अपना क्यूमी वहाँ पर अपने प्रैक्टिस को जारी रखता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है वहाँ पर वो और भी बेटर होता जा रहा होता है। जिसके साथ यहाँ पे ये भी जानता था क्यूमी कि अभी मुझे ये सब समझ कर रखना होगा। जिसके साथ उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है कि कैसे वो इंजर हो गया था, तो ये आपको ऑलरेडी पता होता है। जिसके साथ फाइनली इवनिंग के टाइम पे क्यूमी थक हार कर अपने घर लौटता है, वहां पे नहाता है और क्विक मील लेता है। जिसके बाद वो जाकर सीधे बेड पे लेट पड़ता है। लो यहाँ पे वो काफी ज्यादा टायर्ड था लेकिन वो कहता है ये बहुत ही औसम है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ऐसा कैसे, मतलब कि आप एकदम से किसी दूसरे ही दुनिया में चले गए और वहां पे जाते ही आप कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिए। आप बताओ अगर आप किसी गलती से दूसरे दुनिया में चले जाते, मान लो स्वालो स्टार में ही चले जाते, उसी के मेन कैरेक्टर के रूप में आप पहुंच जाते, तो बताओ आप पहुंचने के बाद वहां पे क्या करते। ये मत कहना कि तुम जाकर वहां पे लौंडियाबाजी करते, वहां पे माना खूबसूरत लड़कियां, लेकिन यार तुम मेन कैरेक्टर हो, तुम्हें अपने इस स्वालो स्टार की दुनिया को बचाना है, तुम्हें ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को भी बचाना, ऑरिजिन यूनिवर्स को भी और पूरे के पूरे ऑरिजिन के वर्ल्ड की बाहर सबको बचाना है। तो यार तुम वहां पे जाओगे, उतने पावरफुल बन के रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आराम करने का मौका मिलेगा। हाँ भले ही क्लोन तुम वहां पे भेजकर मजे ले सकते हो, लेकिन उसकी बात अलग है, फिर तुम कल्टीवेशन के उस टॉप पे नहीं पहुंच सकते हो। वैसे भी लूफेन भी वो सब कर चुका है, लेकिन क्या ही कर सकते, वो मेन कैरेक्टर था। जिसके साथ वहाँ पर वो बैठने लगता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि यार मैं स्ट्रॉन्गर होते ही जा रहा हूँ। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो जर्क लार्वा था वो और भी बढ़ता जा रहा था। उसने 300 पाउंड्स को खरीद रखे थे और लगभग उसने आधे को खाकर 3 पॉइंट्स को एक्यूमुलेट कर दिया। देखो हर एक ब्रेक थ्रू में यहाँ पे पॉइंट्स में बताया गया, जहाँ पे 5 पॉइंट्स लगने वाले, तो नेक्स्ट लेवल जो आएगा ना उसमें मैं आपको पहले बता दूँ कि इसमें 500 पॉइंट्स लगने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा होता है अभी के मुकाबले।
लेकिन रिसोर्सेज की जरूरत है जो कि अपना क्यूमी कमा कर कैसे भी कर ही लेगा, जिसके साथ वो सो जाता है। नेक्स्ट डे वो 5 बजे उठ जाता है। इंडीड जब उठता है तो उसको एहसास होता है कि वर्कर बग की जो पावर्स है वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, ब्रेक थ्रू कर सकता है। 300 पाउंड वो एक ही रात में खा चुका था और जो आर्म साइज लार्वा था ना वो भी बड़ा हो चुका होता है और लगभग टोटल में 6 एनर्जी पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो चुके थे, मतलब उसने ब्रेक थ्रू के चांसेस को बढ़ा दिया होता है। अब वो वर्कर बग में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। क्यूमी अपने लार्वा को लिविंग रूम में लाता है, वहां पे अपने स्पेसेस को क्लियर करता है ताकि उसका ब्रेक थ्रू करवाया जा सके और क्यूमी सोचता है कि चलो अब ट्रांसफॉर्म होते हैं एक वर्कर बग में। अब देखो वर्कर बग के बाद ऐसे ऐसे लेवल्स आते हैं जो कि उन्हीं जर्क लार्वा के अंदर आते, फिर क्वीन ये सब अंदर या फिर ऐसे ही कुछ और लेवल्स आने वाले जो कि आपको आगे पता चलते जाएंगे, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि जैसे वो अपने आप को वर्कर बग को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, उसकी बॉडी रैपिडली एक्सपैंड करना शुरू हो जाती है, वो एक बैलून की तरह इन्फ्लेट हो जाती है, वो एक ककून के अंदर बंद हो जाती है और लगभग 15 मिनट में वहां पर वो साइज जो होता है लार्वा का वो 1 मीटर से लगभग हाफ टॉल तक चला जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। पहले आधे हाथ के जितनी थी, अब 1 मीटर जितनी चली बड़ी हो चुकी होती है, जिसके साथ वो टूटना शुरू हो जाता है, मतलब वो अंडा टूटना शुरू हो जाता है, उसमें से एक बहुत बड़ा जाइंट एंट निकलता है जिसकी बॉडी नियरली 2 मीटर लंबी और उसके 6 लेग और साथ में उसके मुंह पे वही चींटियों वाले कांटे होते हैं वैसे बने हुए होते हैं, उसकी जो सेल होते हैं वो काफी ज्यादा ठीक होती है। ये एक वर्कर बग होता है। ये वर्कर बग जो होता है ना वो जर्क रेस का मोस्ट बेसिक यूनिट होता है, मतलब वहां का हर एक जो होता है ना वर्कर, मतलब जितने भी जर्क रेसेस के जितने भी बंदे होता है उसका सबसे मोस्ट बेसिक होता है। पैदा लेते ही तुम वर्कर बग बन सकते हो, इतनी पावर्स उन सबके पास होती है। अल्लो इस वर्कर बग का पाउंड्स का वेट 300 तक चला जाता है। इसकी सेल फायर को रेसिस्ट कर सकती थी, ये आराम से अपने से 3 गुना डजन्स ऑफ टाइम्स तक उठा सकती थी, लेकिन इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम थी। इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ एक एच लेवल मॉन्स्टर तक जा चुकी होती, मतलब नॉर्मल चली गई होती है, मतलब ये किसी नॉर्मल इंसान को बड़ी आसानी से मारने की ताकत रखती है। अब क्यूमी जैसे ही सबको देखता है उसे महसूस होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, उसकी इंटरनल एनर्जी भी थोड़ी बहुत हील हो गई है। अब देखो इन सब के बावजूद भी उसकी इंटरनल इंजरीज कंप्लीटली हील नहीं हुई होती है, लेकिन थोड़ी बहुत भी हील हुई होती है और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा हुआ देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं फिर से जाऊंगा डोजो में ताकि मैं ये देख सकूं कि क्या मैं एक प्रोस्पेक्टिव फाइटर लेवल तक पहुंच गया हूं या फिर नहीं, लेकिन अभी के मुताबिक मुझे जाकर कुछ और मीट को लाना होगा ताकि वर्कर बग को इनफ एनर्जी मिल सके ताकि वो मदर नेस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सके। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वर्कर बग की मेमोरी के हिसाब से एक वर्कर बग को अगर मदर नेस्ट में ट्रांसफॉर्म होना तो उसे कम से कम 500 एनर्जी पॉइंट्स की जरूरत होगी, मतलब ये हुआ कि उसको कम से कम 50,000 पाउंड रेगुलर पॉक को कंज्यूम करना होगा या फिर 25,000 सिंगल हॉर्न वाइट बॉल मीट को कंज्यूम करना होगा, तभी वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि क्विक कैलकुलेशन करता है उसके मुंह पे ताले लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सस्ते चीप रेगुलर पॉर्क्स थे जो कि 50,000 पाउंड को वो खरीदने वाला था तो वो लगभग 25 टन हो जाते, तो इसको खरीदने में लगभग 6 और 700,000 युवान लग जाते, मतलब 7 लाख लग जाते। उसके पास टोटल अभी 5 लाख कुछ ही बचे हुए थे। अगर यहाँ पे उसने सिंगल हॉर्न वाइल्ड बॉल मीट खरीदा तो उसे और भी 6 से 7 गुना पैसे लग जाते, मतलब और भी महंगाई इसके पसीने छुड़ाने वाले, मतलब ये बंदा भी गरीब हो चुका है अपने लू फेंग की तरह। और क्यूमी कैलकुलेशन से ये पता कर लेता कि यार उसके पास तो अभी भी पैसे नहीं हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा गरीब है, तो क्या ही किया जा सकता है। अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखने वाले कि आगे चलकर क्या क्यूमी एक प्रोस्पेक्टिव फाइटर बन पाता है या फिर नहीं, और जब वो टेस्ट देने जाएगा तो आखिरकार उसकी जो पावर्स होगी वो कितनी ज़्यादा बढ़ी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि थोड़ी देर बाद ही शायद अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए बाय।